Okay. Now we start our the next lecture regarding the Indian and human right. लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन राइट का कंसेप्ट स्टार्ट करा, ह्यूमन राइट के बारे में समझा और बेसिक उसकी डेफिनेशंस देखी एंड सम ऑफ द फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द इंटरनेशनल लॉ हम समझे। अब कैसे कैसे वो एक तो इंडिया में डेवलप हुआ और उसकी क्या एसेंशियल्स और टाइप्स में क्या हमने चीज़ें देखी। तो अब मैंने जब स्टार्ट करा था तब इस बात से स्टार्ट करा था कि सबसे पहले राइट आए, फिर वो राइट जब हमने देखा कि उनमें से कुछ राइट जो ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए बड़े एसेंशियल्स हैं तो उसे हमने ह्यूमन राइट बोला। अब वो राइट जब जिसने लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ले ली या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गए तो वो फंडामेंटल राइट बन गई। दैट आर द जर्नी ऑफ द आवर फंडामेंटल राइट्स एंड द ह्यूमन राइट। अब ह्यूमन राइट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बहुत जुड़ा रहा कि ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग की राइट दोनों ही सभी के लिए सेम नहीं थे। बाय गॉड क्रिएचर्स, बाय गॉड वर्क वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। भगवान ने जो हम ह्यूमन बीइंग बनाए उसने तो हम सब समान बनाए, लेकिन उसने क्लाइमेट सब जगह समान नहीं बनाया, उसने वेदर, उसने एनवायरमेंट, नेचर सब जगह एक जैसा नहीं बनाया। हम इवन ह्यूमन बीइंग की सारी फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल बॉडी तो सेम बनाई, लेकिन माइंड मैपिंग, वर्किंग, इंटेलेक्चुअल थिंग्स आर नॉट सिमिलर विद एनीवन। कोई भी व्यक्ति किसी भी इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट में किसी और के सिमिलर है ही नहीं। अगर हमारे पास 100 ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, 100 ह्यूमन बीइंग है, तो 100 ह्यूमन बीइंग की 100 ही थॉट्स मिलेंगे आपको। So that thing make us some of the differentiation regarding the human right, which we will cover today. What it said that the first of all we classify the human right. Classification in the sense of the generation. ह्यूमन राइट का क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। देखो वैसे अगर मैं बात करूं, चाहे राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू इक्वालिटी है, तो ये क्लासिफिकेशंस नहीं है। ये हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग तरीके से हैं, ये सारे ही ह्यूमन राइट्स हैं, कोई कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसका ग्रुप है ये। लेकिन इसके डेवलपमेंट में हम क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं कि पहले हमने क्या ह्यूमन राइट माना, फिर उसके बाद हमने क्या माना, और फिर उसके बाद हमने क्या माना। लॉइस बीसन, वन ऑफ द ग्रेट मैन हु क्लासिफाइड दैट ऑल ह्यूमन राइट्स इन 3 जनरेशन, उन्होंने 3 जनरेशन में इनको ट्रांसफर करा, कन्वर्ट करा। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट जनरेशन ही सेड अबाउट दैट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट व्हेन द ग्रीक सिटीज एंड द इंग्लैंड द वर्क ऑफ द ह्यूमन राइट स्टार्ट। मैग्ना कार्टा जब आया तब पहली बार जब हमने ह्यूमन राइट के बारे में समझा तो हमने ये जाना कि ह्यूमन राइट प्राइमरली डील विद द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अच्छा, क्या हुआ कि राइट जो है आज भी और पहले भी राइट आते हमेशा पॉलिटिक्स से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, गवर्नमेंट से हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार है। इफ यू थिंक दैट कि गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले, इससे बड़ा कोई राइट नहीं है। सॉरी, और इससे बड़ा डेमोक्रेसी का भी कोई सिंबल नहीं है। तो पहली लड़ाई तो हमारी हमेशा हमारे डिक्टेटर्स, हमारे रूलर से रही कि काइंडली लिसन अस, काइंडली थिंक अबाउट अस। तो उसमें जो हमने राइट पाया कि सरकार हमारी बातें सुने, हमको समान समझे, किसी को स्पेशल ट्रीट ना करे, हमारी लाइफ को सिक्योरिटी दे, हमें एजुकेशन दे। सो अथॉरिटी विच गिव दिस राइट आर द गवर्नमेंट। तो पहला राइट हमें पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट। हियर द वर्ड सिविल आर नॉट अबाउट द स्पेशली कंसर्न विद द प्रॉपर्टी। यहाँ सिविल राइट का मतलब था सामान्य अधिकार, हमारे जो सामान्य अधिकार हैं जो हमें बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं के लिए चाहिए, उस राइट्स की बात हुई। लुइस बीसोन ने इसमें बड़े कंसियस होकर कहा कि राइट टू गेट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट इज कवर्ड द एवरी काइंड ऑफ राइट विच द मैन काइंड रिक्वायर्ड। जो भी हमें सब चीज चाहिए वो सिविल और पॉलिटिकल में अवेलेबल होगा। व्यक्ति को 2 चीजें मिल जाए, उसकी सामान्य आवश्यकता पूरी हो जाए और सत्ता में कि गवर्नमेंट में उसे अपना अधिकार मिल जाए, गवर्नमेंट में उसे अपनी एग्जिस्टेंस मिल जाए, चाहे छोटी ही सही। जैसे कि हमें राइट टू वोट मिल गया तो एटलीस्ट हम इसी बात से खुश रहते हैं कि 5 साल में एक बार ही सही हमसे ये सारे नेता, सारे पॉलिटिशियंस मिलने तो आते हैं, इन्हें हमारी कीमत, हमारी वैल्यू तो पता चलती है। दैट वी आर मेक अस हैप्पी। So it's about the first generation. Then the second generation start. Second generation are come with the civil and political rights. उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, सरकार में भी हमारा हिस्सा है
और हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी होनी है। लेकिन व्हाट्स अबाउट अवर कल्चर, व्हाट्स अबाउट अवर सोशल बीइंग्स, व्हाट्स अबाउट अवर इकोनॉमिक लाइफ? They added the three things: social, economic and cultural rights in the second generation. राइट अपने आप में डेवलप करता है, अपने आप को पॉलिश करता रहता है, और राइट और व्यक्ति की सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं एक जैसी ही है। जैसे व्यक्ति का स्वार्थ खत्म नहीं होगा, ऐसे अधिकार भी खत्म नहीं होंगे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो रोटी कपड़ा के मकान रहती है, जैसे ही वो सारी चीज़ें उसे मिल जाती हैं रोटी कपड़ा मकान के बाद, फिर उसे लग्जरी चीज़ें चाहिए, फिर उसे बेटर चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, कन्वीनियंट चाहिए, ईजी टू बीइंग चाहिए। सो दैट थिंग आर ऑलवेज बी अकर्ड विद द राइट. So now we get the civil and political right, we get the some basic rights, we get the right in participate in the politics. Now then we start with our culture, we think about our culture, we think about our economy, our life standard, our living cost, our easy to get the things. इकोनॉमी, जब हमने सरकार बनाने में तो पार्टिसिपेट करा, अब सरकार का जो राजस्व है उस पर भी हमारा हक रहेगा। जो हमारा ट्रेजरी है, जो सरकारी खजाना है, हम कहते नहीं कि टैक्स पेयर है, ये सारा पैसा जनता का पैसा है, तो वो राइट टू इकोनॉमी है। देन इट्स अबाउट द सोशल एंड कल्चर, कि हमें सामाजिक अधिकार मिले, एक साथ बैठने का, अपने राइट टू स्पीच का, राइट टू वर्क का, राइट टू मेक रिलेशनशिप, राइट टू गो एनीवेयर, राइट टू मेक एसोसिएशन, राइट टू मेक ग्रुप, ये सारे अधिकार हमें मिले, और अपने कल्चर्स को, अपने रिलीजन को सिक्योर रखने का अधिकार मिले। दैट इज द सेकेंड जनरेशन राइट। अब तक जो हमने राइट्स की बात करी, दैट आर प्राइमरली रिलेट विद द इंडिविजुअल्स। अब तक हम इंडिविजुअल राइट की बात कर रहे थे, व्यक्ति को पॉलिटिकल राइट मिल जाए, व्यक्ति को इकोनॉमिक में अधिकार मिले। अब तक कलेक्टिव राइट्स के बारे में, द कलेक्टिव राइट आर रेफर्ड एज द थर्ड जनरेशन। अब व्यक्ति ने क्या कहा कि अब तो जो हम ग्रुप में बन गए, तो हमारी ग्रुप को, हमारी कम्युनिटी को भी अलग से राइट्स मिले। ऐसा नहीं कि ह्यूमन राइट ही रहे, ह्यूमन बीइंग का एक, क्योंकि हम सोशल एनिमल है, हमारा सोशल ग्रुप है, हमारी सोशल कम्युनिटी है, तो हमारी कम्युनिटी को अलग से राइट मिले। किसी स्पेशल SC/ST को अलग से राइट मिल जाए, किसी ट्रेडिंग राइट मिल जाए, किसी को कुछ और राइट्स मिल जाए, किसी को अपने आप को रिप्रेजेंटेशन करने का राइट मिल जाए, किसी अपने ग्रुप के अलग से प्रिविलेजेस मिल जाए। दैट आर द कम विद द ग्रुपिज्म राइट्स। सो दीज आर द till now policing area of the human right. From the first we covered with the first civil and political. आपको बस ये लाइन से याद रखनी है, ये दो चीजें याद रखना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज अबाउट C&P, सिविल एंड पॉलिटिकल। सेकंड इज अबाउट द सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, SEC, एंड थर्ड इज अबाउट द कलेक्टिव राइट। ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडिविजुअल राइट्स की बातें कहां पे हुई है? इंडिविजुअल राइट्स की बातें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में हुई है। गेट इट? सो ये हमारी ह्यूमन राइट्स की जर्नी थी। अब हम थोड़ा सा आते हैं यूनिवर्सलिज्म पे। यूनिवर्सलिज्म और नॉन यूनिवर्सल लॉ। लॉ, मैं आपको बताऊं, लॉ अपने आप में एक इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है, ये हमने आज तक खूब सुना। लेकिन मैं आपके लिए एक और मैं आपको बताऊं कि लॉ डाइवर्सिंग नेचर भी है उसकी, वो एक जगह स्थित नहीं रहेगा, स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होता रहेगा। एक बड़ा अच्छा वर्ड था वो, मुझे वो वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा अभी। तो लॉ जो है, लॉ नेवर बी सिमिलर फॉर एनीवन। जब स्टार्टिंग में जो हम स्कूल्स पढ़ते हैं, जुरिस्प्रूडेंस में भी हम देखेंगे, तो वहाँ पे भी एक स्कूल ने जब इस यूनिवर्सलिज्म का अपोज करा तो ये बताया कि लॉ सबके लिए समान नहीं हो सकता। इसी तरीके से ह्यूमन राइट भी सबके लिए समान नहीं हो सकते। लेकिन जब स्टार्टिंग में ह्यूमन राइट का डेवलप हुआ, तब हमने ये माना कि ह्यूमन राइट आर द सिमिलर फॉर द एवरीवन बिकॉज इट्स मेक द ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन बीइंग आर द सिमिलर फॉर एवरीवन। तो उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ, राइट टू हियरिंग, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, दैट्स सिमिलर। इसमें तो हम कह ही नहीं सकते भाई इक्वलिटी सबको चाहिए, लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी सबको चाहिए, पब्लिक फेयर, पब्लिक हियरिंग सबको चाहिए, प्रॉपर्टी का राइट, सोशल सिक्योरिटी का राइट, एजुकेशन का राइट, तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकते। तो जब ये कंसेप्ट आया तो हमने कहा कि ह्यूमन राइट आर यूनिवर्सलिज्म। द ह्यूमन राइट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन द सेम फॉर्म एंड एप्लीकेबल इन द सेम फॉर्म। इट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, रिलीजन, कास्ट, एथेनिसिटी एंड एक्सेट्रा। कि किन चार बेसिस या फिर किसी और बेसिस पे यूनिवर्सलिज्म को एक्सेप्ट डिनाई नहीं करा जा सकता। गेट इट?
तो अब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि कौन कौन से ऐसे राइट है जो यूनिवर्सल हैं। तो जो बेसिक राइट्स है ना हमारे, एजुकेशन से, लिबर्टी से, सेकुलरिज्म से, कल्चर से, कस्टम से, इक्वालिटी से, फेटर्निटी से, लाइफ से, पर्सनल सिक्योरिटी से, प्रॉपर्टी से, सोशल सिक्योरिटी से, जो लगता है कि भाई वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, वो सारे आपके यूनिवर्सल राइट्स हैं। नाउ वी कम विद द सेकंड थिंग इज अबाउट द cultural relativism of human right. This things is said that the human right are not similar with the everyone. यहाँ पे जो कल्चर जो है वो आपकी क्लाइमेट से डील करेगा कि कल्चर रिलेट करता है ह्यूमन राइट को। जैसा आपका कल्चर होगा वैसा ही ह्यूमन राइट होगा। कल्चर प्ले अ मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन शेपिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट। भाई जैसी ह्यूमन, देखो ह्यूमन राइट क्या है, एक तरीके से हम बात करें तो अगर आप और बेसिक सेंस देखें तो ह्यूमन राइट कहीं ना कहीं एथिक्स से रिलेट करते हैं, मॉरल एंड एथिक्स से। मॉरल एथिक्स से कैसे भैया, सबको जीने दो, लिव एंड डू लिव, सबको एजुकेशन दो, सबको इक्वल समझो, राजा की निगाह में सब समान जो थी, तो मॉरल वैल्यूज थी। अब मॉरल वैल्यूज कहीं ना कहीं आपके कल्चर से ही का ही प्रोडक्ट होती हैं। मॉरल वैल्यू कोई स्पेशली जनरेटेड नहीं होती। अब कल्चर का जो प्रोडक्ट होगा, और कल्चर किस पे डिपेंड करता है, कल्चर आपकी ज्योग्राफी और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे ज्योग्राफी और क्लाइमेट चेंज होंगे भाई, जो ह्यूमन बीइंग तो सिमिलर है जिसके लिए बना, लेकिन कल्चर तो अलग अलग है। तो यहां पे एक कंसेप्ट ये आया कि ह्यूमन बीइंग क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लॉ, और फैक्टर या फिर मैं कहूं वर्ब क्या है, आपका एनवायरमेंट एंड कल्चर। एनवायरमेंट कह दें, क्लाइमेट कह दें, या फिर कल्चर कह दें। दैट इज द सेंटेंस ऑफ द लॉ, कि लॉ का उपयोग ह्यूमन बीइंग के लिए एनवायरमेंट के अनुसार ही करा जाएगा। जैसा ही रेस्पेक्टिव कल्चर होगा ऐसा ही उसका ह्यूमन राइट होगा। ऑन दैट व्यू ऑफ पॉइंट वी आर कम टू द कंक्लूजन दैट द ह्यूमन राइट आर नॉट यूनिवर्सल फॉर द एवरीवन। देयर इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ द सुपीरियर एंड इंफीरियर आल्सो। अच्छा, एक चीज और रही इसमें, थोड़ा सा और हम समझते हैं कि जब ह्यूमन राइट डेवलप करने स्टार्ट हुए तब जो स्पेशली पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, इंग्लैंड ने तो मैग्ना कार्टा में लाए थे, लेकिन यूएसए ने पहली बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके उनको सुपीरियर राइट कहा और बाकी सारे राइट्स को इंफीरियर राइट कहा, और उन्होंने कहा कि ये सुपीरियर है और ये सिमिलर फॉर द ऑल है। वहां पे बाद में एक कंसेप्ट क्रिएट हुआ कि राइट चाहे कोई भी हो, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, हमें ज्यादा ध्यान उसमें नहीं, डीप में जाना, आप ऊपर से बस समझना सभी को कि राइट चाहे कोई भी हो, उनका बेसिक ऑब्जेक्ट ह्यूमन वेलफेयर ही तो है। ये तो हम कह ही नहीं सकते कि भाई कोई राइट ह्यूमन के अगेंस्ट है। ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट तो कोई राइट, कोई लॉ, कोई स्टैट्यूट बन ही नहीं सकता। तो हम ये कैसे कह देंगे कि ह्यूमन राइट तो जी सुपीरियर है और नीचे वाले राइट इंफीरियर है। जैसे कि मैं अगर कभी कहूं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है और स्टैट्यूट्स जो हैं, एक्ट जो हैं, वो इंफीरियर हैं, क्या ये लाइन सही होगी? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो सकता है, सुपीरियर का क्या मतलब हुआ? क्या और लॉ की वैल्यू नहीं है? क्या और लॉ अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते? उनकी भी अपनी एग्जिस्टेंस है। या तो वो पास ना हुए होते, या तो उन्हें वर्ड डिक्लेयर करके उन्हें खत्म करो, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट हैं, वो वैलिड हैं, वो ऊपर वाले लॉ से सिमिलर करते हैं, तो उनकी भी तो कोई वर्थीनेस होगी। ये थोड़ी ना कि उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं। तो सुपीरियर इन्फीरियर का कंसेप्ट नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं हमारे कॉन्स्टी है एक तरफ और एक तरफ आईपीसी है, अगर आईपीसी भी मैंने वैलिड कर रखी है और कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी वैलिड है ही, तो ये नहीं होगा कि आईपीसी का कोई प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्टरी करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन सुपीरियर होगा, इसका इन्फीरियर होगा ना, ये नहीं होगा। हम ये जरूर कर सकते हैं कि उस प्रोविजन को ही हटा देंगे, लेकिन उस हटाने के प्रोसेस को सुपीरियर इन्फीरियर डिक्लेयर नहीं करेंगे। दोनों की अपनी अपनी जगह अपनी वैल्यू है, बट ओनली बिकॉज ऑफ द हार्मोनियस प्रिंसिपल वी मेक दैट दीट आर द सुप्रीम लॉ एंड दैट आईपीसी हैव द जी स्पीसीज ऑफ दैट सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन आपका जीन है और आईपीसी उसकी स्पीसीज है।
पूरा लॉ नहीं लिखा जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए छोटे छोटे बाइफर्केशंस करके और लॉ लिखे गए। लेकिन हमें सुपीरियर इन्फीरियर का कंसेप्ट नहीं क्रिएट करना। पहले बाद में इसमें क्या दिक्कत आया थी, अब जो थे, अब यहाँ पे हम चीज को और क्लियर समझेंगे कि भाई ये वाला तो सुप्रीम हो गया, ये वाला ये जीन हो गया, ये स्पीसीज हो गया। अब आईपीसी सबके लिए अलग अलग है। आवाज चली गई बीच में सर। अच्छा, अब आ रही है आवाज? अब तो आ रही है सर। हाँ, देखो मेरा कंसेप्ट ये था कि सुपीरियर इन्फीरियर की काफी कंट्रीज ने बात करी कि भाई एक लॉ सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है। तो वहां पे हमारा ये कहना है कि सुपीरियर इन्फीरियर कोई नहीं है, बोथ लॉ हैव द सिमिलर स्टैंड पॉइंट, दोनों का अपना स्टैंड पॉइंट है। लेकिन जो बेसिक लॉ है, जो कोर लॉ है, वो जीन जरूर हो सकता है। जैसे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जीन है, और जो आईपीसी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीआरपीसी वो स्पीसीज हैं उसके। ठीक है, अगर आईपीसी का कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो प्रोविजन हटा जरूर देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आईपीसी इंफीरियर है इसलिए हटा दिया, नहीं, बस इसलिए हटाया है क्योंकि स्पीसीज जीन के अगेंस्ट नहीं हो सकती, पर उनकी स्टैंड बाय उनकी सिमिलर ही है। एक बात, यहां तक चीजें क्लियर हुई? अब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे। जो आईपीसी है वो हर कंट्री की अलग अलग है। आईपीसी की जो प्रोविजंस है वो मेरी कंट्री में, इंडिया में कुछ और है, इंग्लैंड में कुछ और है, किसी और कंट्री में कुछ और है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ अडल्ट्री था, अडल्ट्री इंडिया में अब तक ऑफेंस था, इंग्लैंड में काफी टाइम से ऑफेंस नहीं है, और कंट्री में किसी और में अब भी ऑफेंस हो शायद। मैरिज का कंसेप्ट है हमारे 18 और 21 का एज का क्राइटेरिया है कि मे भी हो सकता है किसी कंट्री में 16-18 हो, किसी में 14-16 हो। सो दैट मेक द डिफरेंस। आईपीसी अलग अलग है। अब हम कैसे कहेंगे कि भैया जीन इनका एक ही था, तो भैया इनका जीन भी अलग अलग होगा। अब आईपीसी किस वजह से अलग अलग? क्योंकि उनकी कल्चरल वैल्यूज अलग अलग हैं। नाउ यू गो टू द अगेन कंक्लूजन ऑन द सेम थिंग कि जैसा कल्चर वैसा लॉ वैसा ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट कैन नॉट बी टेक एज अ यूनिवर्सल लॉ। उसे सिमिलर टू ऑल, अप्लाई टू ऑल नहीं कह सकते। जहां पे जैसा कल्चर होगा वैसा ह्यूमन राइट प्रिवेल करेगा। That is says that the cultural relativism human right theory, not more than that. With the point of view of the exam, we have to be just clear about that. Then they ask the question, which is the universal human right and which is the not universal human right or the cultural relative human right. अब इसके अलावा जो आपको ह्यूमन राइट मिलेंगे, जैसे कि राइट टू मैरिज, राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू सक्सेशन, ये वाले जो राइट हैं ये यूनिवर्सल राइट नहीं होंगे। जैसे कि इंडिया में मेल फीमेल की ही मैरिज को अलाउड करते हैं, ट्रांसजेंडर की को नहीं करते। किसी फॉरेन कंट्री में कर रहे होंगे। हमारे यहाँ सेम सेक्स मैरिज को भी अलाउड नहीं करते, उसका कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। तो ये लॉ आपके ह्यूमन से रिलेटेड भी हैं, बेसिक भी हैं, लेकिन ये फिर भी अलग अलग होंगे। जो अभी हमने पहले यूनिवर्सल लॉज पढ़े थे, ये वाले इक्विटी, ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, ये वाले आपके यूनिवर्सल लॉ हैं। लेकिन इनके अलावा जो कुछ लॉज है दैट आर द डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सलिज्म, दैट आर रिलेटेड टू योर कल्चर। डिड यू गेट दैट पॉइंट? About that briefing, you can be now discriminate between the which one the universal right and which one is the cultural relative right. Now we come with the type of the second type of right, group and individual right. Group right होता है और एक individual right होता है। तो जी इंडिविजुअल तो अभी तक हम पढ़ते आ ही रहे थे। ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन का राइट, सिंपल में ह्यूमन बीइंग का राइट, वो इंडिविजुअल राइट्स थे, चाहे कोई से भी राइट हो। ग्रुप राइट के बारे में डिस्कशंस करेंगे कि कई बार ग्रुप, सम ऑफ द ग्रुप हैव देयर द स्पेशल राइट्स रिगार्डिंग विद देयर एग्जिस्टेंस। पहले सबसे पहले हमें ग्रुप बनाना होगा, फिर उसके राइट हम क्रिएट करेंगे। उन राइट जितने भी ग्रुप के होंगे वो ग्रुप के अम्ब्रेला में सर्वाइव करेंगे। वो सारे राइट जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होंगे सबको इक्वली मिलेंगे, सब पे इक्वलिटी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। और कोई एक ग्रुप मेंबर अगर उस राइट को एक्सरसाइज कर लेता है, सपोज आपके पास कोई राइट है जिसकी आप एक बार यूज कर सकते हो, अब 5 लोगों का ग्रुप है, अब इनमें से किसी एक ने भी वो यूज कर लिया तो इसका मतलब 5 होने कर लिया। हम ये नहीं कहेंगे कि भैया मैंने तो करा नहीं, मैं तो रह गया, क्योंकि आपका ग्रुप था, आपकी ग्रुप से नहीं बनती तो अलग हो जाते ग्रुप से। ठीक है, so that it means that the all group are survive in a single umbrella of the rights.
नाउ देयर इज सम ऑफ द टाइप ऑफ ग्रुप्स राइट, उन्होंने कुछ टाइप्स रखे। सबसे पहले नेचुरल राइट रखा कि नेचुरल राइट विच आर द स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ ग्रुप एज पर द नेचर, जो नॉर्मल रिक्वायर है हमारे लिए, वो हर ग्रुप्स को मिलना ही चाहिए। जैसे कि हर ग्रुप को उनको राइट मिलना चाहिए उनकी आइडेंटिटी का, कि वो अपना कोई नेम रख सकते हैं, कोई अपना सिंबल रख सकते हैं, कोई अपना स्लोगन वगैरह भी कोई भी ग्रुप रख सकता है, कोई ग्रुप ट्रेडिंग कर सकता है, ग्रुप ट्रेडिंग का, कम्युनिटी कल्चर का भी आपको राइट मिलना चाहिए। दैट इज द नेचुरल राइट विच यू शुड बी हैव। सेकेंड थिंग इज अबाउट द मॉरल राइट। हर ग्रुप की एक मॉरल कॉन्शियसनेस होगी, ह्यूमन बीइंग की जो मॉरल कॉन्शियसनेस है। देखो, एक तो व्यक्ति मैं हूं जो घर बैठ के एक आइडियोलॉजी डेवलप कर रहा हूं, और मैं जब बाहर जाके इसी आइडियोलॉजी की एक पार्टी बना लेता हूं या इलेक्शन लड़ना स्टार्ट कर देता हूं, तो हमें एक मॉरल राइट्स क्रिएट होते हैं कि हम एक ग्रुप में क्या क्या चीजें कर सकते हैं मॉरली गुड, जो कि डिस्टर्ब ना करे दूसरे लोगों को, जो मॉरल फोर्स बाय एक्सेप्टेड करी जाए। दैट आर द मॉरल राइट विच आर प्रोवाइडेड टू द ग्रुप। नेचुरल एंड मॉरल राइट आर जस्ट अ एथिकल राइट, इनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। नेचुरल और मॉरल राइट्स में ये वाला नेचुरल एंड मॉरल, ये आपके एथिकल्स राइट है। एक राइट आपको नेचर ने दिया और एक मॉरलिटी ने दिया। यू शुड बी मॉरली विद योरसेल्फ, जो मॉरली आपके पास जो अधिकार बनने चाहिए वो आप रखेंगे, और उन अधिकारों से कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नाउ वी कम विद द लीगल राइट। मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी मतलब नहीं, मतलब रियलिटी में हमें लीगल राइट से डील करना है। हमारे राइट लीगल राइट से, भाई जो जिसको लॉ एनफोर्स करेगा वही लीगल राइट है। मॉरलिटी का कंसेप्ट तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं करा। हम कभी भी जाके कोर्ट में ऐसी दलील नहीं दे सकते कि जी तो जी मॉरली रॉन्ग है। मॉरली रॉन्ग से बात नहीं, लीगली रॉन्ग हो तो बताइए, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक 30 ईयर की फीमेल की शादी कर देते हैं 50 ईयर्स के मैन से, तो मॉरली रॉन्ग है पर लीगली तो राइट है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट मॉरल राइट और लीगल राइट में है। तो लीगल राइट वो राइट है जो डायरेक्टली किसी स्टेट, किसी अथॉरिटी के द्वारा इन्फोर्स्ड होगा, और उसके वायलेशन पे लॉ के द्वारा आपको पनिश करा जाएगा। सिंपली लीगल राइट की आपकी डेफिनेशन हुई कि इट इज इन्फोर्स्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, एंड ऑन दैट केस ऑफ द वायलेशन ऑफ दीज राइट यू विल बी पनिशेबल बाय द लॉज। अब एक ग्रुप को क्या क्या राइट्स मिल सकते हैं, तो इसमें 3 राइट हमने डिस्कस करे। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिविल राइट। सिविल राइट रिगार्डिंग टू द ऑल सिविल थिंग्स विच आर सिविलाइज्ड पर्सन हैव रिक्वायर्ड। किसी भी सभ्य व्यक्ति के ग्रुप के लिए जो जो उसको राइट मिलने चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, वो सारे राइट आपको सिविल राइट्स में मिलेंगे। Next is about the political right and economical right. Political right, you also be a part of the political decisions, political process, any type of the voting, memorandum, कोई भी political occurrence हो रहा हो तो आप उसके part बनेंगे। और economy right, you also be treated with the similar of the citizens. All of the member also be treated as the similar of the economic security. जो भी आप कमाएंगे, आप जो इकट्ठा करेंगे, जो आपकी फर्म के ग्रुप के नाम होगा, उससे आप अपने पास रखेंगे, आपके नाम रहेगा, उसको आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी। इन दिस वे, इन द टाइप ऑफ राइट वी आर कवर्ड विद द 2 ways. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड विद ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सलिज्म एंड नॉन यूनिवर्सलिज्म। सेकंड, वी आर डिफाइंड विद द ग्रुप राइट एंड इंडिविजुअल राइट। ग्रुप राइट इज आल्सो डिफाइंड विद द 2 things. फर्स्ट ऑफ द लीगल, 3 things, सॉरी, मॉरल एंड पॉलिटिकल, सॉरी, लीगल, मॉरल एंड आपका नेचुरल। फिर लीगल में आपके 3 राइट हुए, आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। गेट दैट पॉइंट, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स की बात हुई, 2 तरीके से हमने लिए, एक तो यूनिवर्सल होगा, एक नॉन यूनिवर्सल होगा, और फिर दूसरी तरफ हम इसमें आए कि वो ग्रुप राइट होगा और इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल आपके सिंपल राइट होंगे, ग्रुप राइट में आपके 3 राइट हमने माने, लीगल, मॉरल और नेचुरल। लीगल में फिर हमने 3 माने, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। ओके। इससे पहले जो हमने डिवीजन करा वो अबाउट द जनरेशन था, कि 3 जनरेशन में हमने इसको बांटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जनरेशन में हमने सिविल और पॉलिटिकल राइट का डिस्कशन करा, सेकंड में हमने सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल राइट का डिस्कशन करा, और थर्ड जनरेशन वी आर डिस्कस्ड अबाउट द कलेक्टिव राइट्स या फिर ग्रुप राइट्स कह सकते हैं, जो ग्रुप राइट हमने यहां पे समझा। गेट।
सो ये आपका सारा कंसेप्ट रहा रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट। अब तक हमने डेफिनेशंस, इवोल्यूशंस, टाइप एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस हमने डन कर लिए और थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोविजंस करा। अब हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर एंटाइटी के बेस पे जो जो हमने राइट दिए हुए हैं उनका डिस्कशन करना है कि वुमेन्स को क्या राइट दिए हुए हैं, चिल्ड्रंस को। मैन का तो बेसिकली नहीं होगा कुछ स्पेशल, क्योंकि मैन के तो सारे राइट हैं ही। वुमेन के लिए हमने क्या क्या चीजें बनाई तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए और उनके इंडिया में जो लीगल प्रोविजंस हैं, लीगल एक्ट है, कोई आर्टिकल है, तो वो पता होना चाहिए। तो अब क्योंकि थ्रू आउट द ऑल ओवर द हिस्ट्री ऑफ ऑल वर्ल्ड वुमेन आर कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइड फ्रॉम द एवरी सिविलाइजेशन। हर सिविलाइजेशन, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई सिविलाइजेशन ऐसी होगी जिसने वुमेन्स को एक्सप्लॉइट नहीं करा। हर सिविलाइजेशन में, हर कंडीशंस में वुमेन्स को वनरेबल कम्युनिटी रखा गया है और उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। और आप बिलीव करना कि हर सिविलाइजेशन में उन्हें गॉडेस भी ट्रीट करा गया है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने देवियों का कल्चर नहीं रहा, उनको ऑलवेज बी द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहा गया है, लेकिन फिर भी उन्हें हर कम्युनिटी में एक्सप्लॉइट करा जाता है। नो आइडिया वाई, पैट्रियार्कल फॉर्मेशन की वजह से शायद एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो। सो दैट इज द थिंग विच अकर विद द वुमेन। तो उनके एम्पावरमेंट के लिए हमने उन्हें कुछ स्पेशल राइट दिए, चाहे वो राइट टू वर्क के रिगार्डिंग हो कि अब वो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, राइट टू लिव के रिगार्डिंग हो, लिव के अंदर ही मैरिज चॉइस भी है, जब वो चाहेंगी तब ही मैरिज करेंगी, एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी सैनिटाइजेशन वर्क है, सैनिटरी पैड्स है, जो भी फीमेल हेल्थ को एम्पावर्ड करने के लिए जो भी टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं वो सारे इन्वॉल्व होंगे। राइट टू प्रॉपर्टी सक्सेशन में हमने अभी रिसेंटली इनको राइट दिया। इन राइट्स में ध्यान रखना है, क्योंकि ना आपके एग्जाम में क्या होगा, या तो आपसे क्वेश्चन पूछ के पूछेंगे कि बताओ भाई इनमें हमने कौन सा राइट दिया, वर्क का दिया है, लिव का दिया है, एजुकेशन का दिया है, तो उसके क्वेश्चन हम सारे कवर नहीं कर सकते। हमें कंसेप्ट समझना है बस। कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग सक्सेशन का आता है, जैसे कि रिसेंटली 2006 में हमने सक्सेशन का राइट दिया। अभी 2006 कैसे याद होगा, जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे वहां की अमेंडमेंट याद रखनी है, वो ही यहीं यूज होगी। तो हमें सारा लॉ कलेक्टिवली लेके चलना है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमने कोई उनको ओनरशिप का राइट दिया। इसके अलावा लाइफ में देखो सती प्रथा का जो विरोध हुआ था, इफ यू रिमेंबर सती प्रथा, तो सती प्रथा का विरोध राइट टू लाइफ की सिनेरियो में था, ठीक है। कोई स्पेशल हम पॉलिसीज बनाते हैं जिसमें वुमेन्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, तो भैया इसमें कौन सा राइट दे रहे हैं उन्हें, राइट टू एजुकेशन, है ना। अब आप बताइए कि अगर हम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, इसमें हमने वुमेन की कौन से राइट को एम्पावर्ड करा है, हाँ, वर्क प्लेस में राइट टू वर्क को एम्पावर्ड करा है हमने, ठीक है। तो ये सारी अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसमें वो प्रेग्नेंट लेडी को, प्रेग्नेंट महिला को 5000 रुपीज दिया करती थी और राशन देते थे। तो वो उसमें कौन सा राइट एम्पावर्ड हुआ है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्थ, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी क्या क्या प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूमरस प्रोविजंस आर अवेलेबल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द वुमेन। वुमेन्स के लिए सबसे पहले आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है, जो सबसे पहले तो ये कहता है कि भाई किसी भी जगह किसी भी ग्राउंड पे इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली सबके लिए है, ये जनरल आर्टिकल था, आर्टिकल 15 देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, जनरल आर्टिकल था। लेकिन इस जनरल आर्टिकल में हमारे लिए जो ये बात कही है कि ना कि किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब वुमेन आर इक्वल टू द मैन, दैट इज द सफिशिएंट फॉर अस। ऑल वुमेन आइदर बी ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, किसी भी उससे हो, किसी प्लेस ऑफ बर्थ से हो, ऑल वुमेन आर ट्रीटेड सिमिलर विद द मैन ऑफ द एनी प्लेस, दैट इज द राइट विच वी गेट फ्रॉम द आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। In Article 15 subclause 3, the state make any special provision for the women and the children. इस आर्टिकल में गवर्नमेंट को स्पेशलाइज करा गया एक पावर के साथ कि अगर उन्हें लगता है किसी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चिल्ड्रन बेटरमेंट के लिए कोई वो लॉ स्पेशली बनाना चाहते हैं, देन दे कैन बी फ्री विद दैट। गवर्नमेंट कभी भी कोई स्पेशल राइट फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन बना सकती है।
Article 16 provide the equal opportunity for the all citizens matter related to the employment or an appointment to any office under the state. कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगी या फिर इसके अलावा भी कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें मेल फीमेल बोथ आर ट्रीटेड इक्वली. Article 23 subclause 1 is trafficking of the human being and forced labor are prohibited. किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना या फिर जबरदस्ती उसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना एज ए लेबर, इट्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. अब किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, फीमेल को भी हम स्पेशली किसी वर्क के लिए फोर्स नहीं कर सकते. प्रोस्टिट्यूशन के लिए हम किसी फीमेल को फोर्स नहीं कर सकते. दैट आर द थिंग दैट फीमेल कैन नॉट बी एक्सप्लॉइट फ्रॉम एनी वर्क साइट. Article 39A, the state should direct its policy towards the securing for men, women equally the right to adequate means of livelihood. Article 39 सिंपल ये कहता है कि हर व्यक्ति को इतनी रिसोर्सेज तो जरूर मिले जिससे वो अपनी जीवन याचिका कमा सके, अपने जीवन जीने के लिए जो जो चीज उन्हें रिक्वायर्ड है वो उन्हें मिल जाए. अब किसी भी व्यक्ति में मैन वुमेन दोनों इंक्लूड हैं. हम दोनों को ही इतना एम्पावर्ड करेंगे कि वो अपना जीवन ठीक से जी सके. अगर कोई जैसे विधवा पेंशन है, वो इसी का प्रोजेक्ट है कि अगर आदमी नहीं रहा तो वुमेन्स को इतने पैसे तो कम से कम मिल जाए कि वो अपना जीवन यापन सही से कर सके. और यही राइट टू लाइफ का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है. 39D says about the equal pay for the equal work. Both men female are in a पंचायत और एनी अदर थिंग्स. कहीं पे भी कोई चीज होगी वहां पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. जितना एक व्यक्ति को जितना एक आदमी को पे काम करने पे पैसे मिलते हैं उतने ही फीमेल को मिलेंगे. हम ये नहीं कहेंगे भाई ये तो आदमी ऐसे ने ज्यादा मेहनत करी है, या फिर भाई जितना जिसका काम है उस हिसाब से उन्हें पैसे मिलेंगे. 39 is the promote of justice, equal opportunity towards the free legal aid. सभी व्यक्ति को फ्री लीगल एड मिलेगा. किसी भी डिस्प्यूट में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए फ्री लॉयर्स मिलेंगे और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. अगर कोई फीमेल आती है उसके राइट इन्फ्रिंज होते हैं देन शी आल्सो गेट द फ्री लीगल एड एंड द फ्री लीगल एडवाइस. स्टेट मेक द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिंग ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ. मैटरनिटी रिलीफ में हमने स्पेशली प्रोविजन दिया. दो चीजें हैं, एक तो वर्क कंडीशन अच्छी होगी, मेल फीमेल दोनों की वर्किंग एरियाज की कंडीशन अच्छी करनी है और मैटरनिटी रिलीफ देनी है. Next is Article 51A. It says about the promote the harmony spirit of the brotherhood among the all people. सभी लोगों के अंदर भाईचारा क्रिएट करना है. भाईचारा है तो बहनचारा भी है, तो सिस्टरहुड भी एक तरीके से हम कह सकते हैं वो सभी के अंदर रहेगा. जितना हम आपस में प्यार रखेंगे उतना बेटर रहेगा फॉर अ डिग्निटी ऑफ अ वुमेन. एंड द लास्ट सेक्शन इज अबाउट द ये सारे जो थे, एक मिनट में आपको बता दूं, आर्टिकल 23 तक ये तो फंडामेंटल राइट थे कि आपको पता भी होंगे, थोड़ा सा बस ये और ध्यान रखना है. और 39 से स्टार्ट होते हैं आपके 42 तक, ये डीपीएसपी थे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. 51A आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज था. और जो 253D है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट मिलेंगे उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलेंगे. तो 243D जो है ये सिंपल ये कहता है कि किसी भी पंचायत में 1/3 शेड्यूल कास्ट सीट्स फॉर फीमेल आर शुड बी रिजर्व्ड. हर पंचायत में एरिया में 1/3 सीटें शेड्यूल कास्ट की फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड होगी स्पेशली, और रोटेशन बेस्ड रहेगी. रोटेशन बेस्ड का सिस्टम ऐसा है कि जैसे सपोज ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 गांव आते हैं, 9 लगा लीजिए, 9 गांव आते हैं तो 1/3 3 गांव हो गए, तो हर साल 3 गांवों में सरपंच एक महिला चुनी जाएगी जो SC/ST की होगी. और ये सर्कल रोटेशन बेस्ड चलेगा. जैसे कि 2014 में इन 3 गांवों में वो महिला रहेगी, 2000 फिर 5 साल बाद 2019 में इन 3 गांवों में कर लीजिए, फिर 2024 में और बाकी के जो 3 काम होंगे उनमें वो कोई भी महिला SC/ST की रिजर्व रहेगी, वो सीट महिला के लिए रहेगी. कोई भी जीते वो उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी क्वालिफिकेशन के साथ साथ कि वो महिला हो और SC/ST कम्युनिटी की हो. सो इन दिस वे दीज आर द सम ऑफ द राइट विच आर गिव टू फॉर द वुमेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
अब इन राइट्स के बेस्ड पे कोई भी राइट आता है, कोई स्पेशल लॉ आता है, आईपीसी का डिग्निटी वाला लॉ आता है 354A 354B, जिसमें वो वुमेन हेरेसमेंट की बात है, अगर वो आपसे पूछ ली जाती है तो सिंपली उनका राइट टू लाइफ है, उसमें राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू डिग्निटी है ना, उसमें राइट टू लाइफ है। रेप रिलेटेड, फिजिकल बॉडी रिलेटेड कोई भी क्राइम हो जाए, राइट टू लाइफ है। फीमेल की प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी क्राइम हो जाए, राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है। उनकी हेल्थ के रिलेटेड कुछ हो रहा है, राइट टू हेल्थ है। पढ़ने ना पढ़ने देने से कुछ हो रहा है, राइट टू एजुकेशन है। शादी ब्याह से कोई मैटर है, राइट टू सोशल लाइफ है। सिंपल इज दैट, ठीक है। चलो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर दिस।